नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में जो हम पिछले 2.5 महीने से कर रहे हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य। पुरानी कहावत, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो पिछले हफ्ते बहुत कुछ हुआ, उसका जिक्र तो मैं करूंगा, लेकिन पिछले 2.5 महीने में एक बात लगातार कही जा रही है, वो ये कि जी कांटे की टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में, और एज बनाई हुई है बीजेपी ने। लगातार 2.5 महीने से हम ये कहे जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है, तीसरा हफ्ता हो गया है, नए अंदाज में चुनाव प्रचार प्रसार का, बड़ी रैलियों, बड़े रोड शोज पर पाबंदी है, वो 31 जनवरी तक जारी रहेगी। तो भीड़ अब एक पैमाना नहीं रह गया। हम भीड़ देखकर एक अंदाजा लगाते थे कि जी हवा किसके पक्ष में बह रही है। वो अंदाजा तो हम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कांटे की टक्कर, बीजेपी को स्लाइट एज। तो क्या हमने मन की थाह ले ली है वोटर की, जो शांत खामोश बैठा हुआ है, जिनके पास जाने के रास्ते भी अब कम हो गए हैं? क्या पहले से ही मूड बना लिया? क्योंकि 8 जनवरी जब चुनाव आचार संहिता लागू की गई और चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, उससे पहले दुनिया भर की रैलीज हुई थी, रोड शोज भी हो रहे थे। तो क्या यूपी के मतदाता ने पहले ही मन बना लिया? अब मन वो बदलने वाला, अपना मूड बदलने वाला नहीं है? कोई फ्लोटिंग वोटर नहीं होता क्या, जो आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं कि किन मुद्दों पर बात होगी, मुद्दे असल होंगे, वोटर से सरोकार रखने वाले मुद्दों पर चर्चा हो रही है, या भावनात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, या सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, यानी कि जात पात और धर्म की दुहाई देकर वोट मांगे जा रहे हैं? क्या वो फ्लोटिंग वोटर को अकाउंट फॉर कर लिया गया है? और स्टार प्रचारकों की कमी किसे खलेगी? उत्तर प्रदेश में अब एक नैरेटिव यह भी दिया जा रहा है 80-20 की लड़ाई है, कोई 85-15। 80-20 का मतलब 80% हिंदू, 20% मुसलमान, या 85% जी पिछड़े, 15% अगड़े। अलग अलग चश्मा पहनकर राजनीतिक दल हमें यह गणित भी समझा रहे हैं। सवाल यह कि क्या मंडल कमंडल की राजनीति में तब्दील होती जा रही है उत्तर प्रदेश की जंग जो 90 के दशक में हुई थी? तब बीजेपी को इसका फायदा नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 30 सालों में बीजेपी की सूरत सीरत भी बहुत बदली है, चाल चरित्र चेहरा भी बदला है। अब वो ब्राह्मण बनिया की पार्टी नहीं, बल्कि पिछड़ों में भी अच्छी खासी सेंधमारी की है, सोशल इंजीनियरिंग की है। तो अब जो ये एक सिलसिला, पलायन का सिलसिला, पलायन भी मुद्दा है, पर मैं राजनीतिक पलायन की फिलहाल बात कर रहा हूं। जो राजनीतिक पलायन का मुद्दा बना और इसमें तमाम मंत्री और विधायक ये कहते हुए निकले बीजेपी से कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, गरीबों, बेरोजगारों की उपेक्षा की जा रही है। ये अगड़ा बनाम पिछड़ा, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में तब्दील होती जा रही है उत्तर प्रदेश की जंग। और पलायन की, राजनीतिक पलायन से अलग असल पलायन की भी बात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने छोटी छोटी सभाएं करनी शुरू कर दी हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग, बल्कि सही शब्द का इस्तेमाल करूं। वो कल कैराना में थे और पलायन का मुद्दा उठाया। तो रोटी, कपड़ा और मकान, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे होंगे, या एक लाभार्थी क्लास भी है। शौचालय बन रहे हैं, उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं, हालांकि अब सब्सिडी तो हटा ली गई है।
मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। तो ये लाभार्थी क्लास क्या अभी बीजेपी के साथ इंटैक्ट है? और आपने अभी तक देखा होगा, मैंने जितना संबोधन किया है मैं बीजेपी और समाजवादी की ही बात कर रहा हूं। आर वी मिसिंग द बिगर पिक्चर ऑल्सो? अभी हमें यह नहीं मालूम, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीएसपी तो हाशिए पर चली गई, लेकिन बीएसपी 19 से 22% वोट बैंक, उसका एक बंधा हुआ वोट बैंक है। क्या छिटकन इतनी जबरदस्त हो गई है कि 10-12% उससे दूर हो गया? हम ओवर एम्फेसिस तो नहीं कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि लड़ाई समाजवादी और बीजेपी के बीच है, बीएसपी की चर्चा ही नहीं हो रही। अगर 19 से 22% वोट बैंक रहता है, वो 19 सीट भी, 20 सीट 19 पिछली बार जीती, वो 40 सीट भी हो सकती है। तो गणित डगमगा जाता है। अगर बीएसपी, कांग्रेस, बाकी छोटे दल 50 या 60 सीट ले जाते हैं तो 340 की लड़ाई हो जाती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। तो आज की तारीख में कौन आगे, कौन पीछे, कौन से मुद्दे हो रहे हैं हावी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हम बहस नहीं करते और संडे को किसी राजनीतिक मेहमान को हम कष्ट भी नहीं देते, न्योता ही नहीं देते। सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार और देश के दिग्गज चुनावी विश्लेषक मेरे साथ अब जुड़ चुके हैं, लेकिन उनका परिचय कराने से पहले आज का सबसे बड़ा सवाल, यूपी ने मूड बना लिया है क्या? और बीजेपी एसपी की लड़ाई में कमतर की जा रही है क्या बीएसपी? चर्चा में मेरे साथ देश के 2 दिग्गज चुनावी विश्लेषक, सीएसडीएस के संजय कुमार और सी वोटर के एमडी यशवंत देशमुख, और 4 वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, शरद गुप्ता किसी परिचय के मोहताज नहीं, विष्णु त्रिपाठी लगातार विश्लेषण कर रहे हैं आजकल हमारे चैनल पर, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल यही, यशवंत देशमुख, आप लगातार सर्वेज कर रहे हैं, डिप पोल्स कर रहे हैं, रोज नब्ज टटोल रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की जनता का, और जनता की मैं कहूं तो लगातार 2.5 महीने से हम कह रहे हैं कांटे की टक्कर, एडवांटेज बीजेपी। तो सवाल यह उठता है कि अब मन बना लिया है वोटर ने, कोई फ्लोटिंग वोटर नहीं, कोई अभी भी ऐसे नहीं फेंस सिटर्स, वो इंतजार कर रहे हैं लड़ाई कैसे, क्या रुख, क्या मुद्दों पर आकर टिकती है, या मन बना लिया है यूपी के मतदाता ने? आपने बहुत ही वाजिब सवाल पूछा संदीप, कि फ्लोटिंग वोटर जो किसी भी चुनाव की एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे चुनाव इधर से उधर खिसकता सकता है। फ्लोटिंग वोटर निस्संदेह होता है, हमेशा रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोटिंग वोटर की जगह जो है वो धीमे धीमे कुछ सिकुड़ती जा रही है, जितना पोलराइज एक तरह से माहौल होता जा रहा है। और दूसरी बात ये संदीप की, फ्लोटिंग वोटर दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में हुआ करता था पहले, कि जो सत्ता में है उससे विपक्ष की ओर स्विंग होता है और सत्ता परिवर्तन होता है। कुछ अजीब सी चीज ये हो रही है कि अब फ्लोटिंग वोटर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं रह गया, अब फ्लोटिंग वोटर जो है विपक्ष के दलों के बीच में रह गया। यानी विपक्ष अपने आप में एक वोट है, उसके कई दावेदार हैं, और उसके अंदर का वोटर जो है वो हिल रहा है। आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखा, विपक्ष के दावेदार 3 थे, ममता बनर्जी, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट, और वहां पे विपक्ष के फ्लोटिंग वोटर, विपक्ष से कहने मतलब है जो एंटी बीजेपी, हालांकि वहां पे विपक्ष दरअसल बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस था अगर आप उस लिहाज से देखें, लेकिन मैं अभी इसको बाइनरीज में देख रहा हूं, बीजेपी और एंटी बीजेपी के बाइनरीज में। तो वहां पर जितना एंटी बीजेपी वोट का यूनिवर्स था, वो एक तरह से पोलराइज होते 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 कंप्लीटली इतना ज्यादा पोलराइज ममता बनर्जी के लिए हो गया कि मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में जहां पे कांग्रेस का या लेफ्ट का पुराना दबदबा था, वहां पे उनका भी सुपड़ा साफ हो गया और सारी सीटें ममता बनर्जी ने जीती। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी जो नॉन बीजेपी वोटर्स का जो एक अपोजिशन है, वो जो बटा हुआ था, उसके अंदर का जो फ्लोटिंग वोट है, केवल फ्लोटिंग वोट,
वो धीमे धीमे करके समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की पक्ष में गया, क्योंकि उनको लगता है कि मुख्य चैलेंजर बीजेपी को अखिलेश यादव ही दे पाएंगे, वो मायावती या कांग्रेस नहीं दे सकती। और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा योगदान दरअसल आरएलडी का रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा हो या जाट मतदाताओं के नाराजगी का माहौल हो, उसने उसमें एक तरीके से एक बड़ा काम किया, उस फ्लोटिंग वोटर्स को अपने साथ में लेकर के अखिलेश के खाते में ऐड करने का। लेकिन अब ये फ्लोटिंग वोटर फ्लोट होकर के अपनी अपनी जगह सेटल हो चुके हैं। अब जो बचा है वो दरअसल अब कोर वोट बचा है। कोर वोट यानी मायावती या बहुजन समाज पार्टी का वोट, जो किसी सर्वे में 12% आ रहा है, किसी में 15, किसी में 16, इतना ही है। 12 से 16 के बीच में सारे सर्वे उनके कोर वोट, मतलब एक मेजर डेंट लग रहा है बीएसपी के परंपरागत वोट बैंक में, जो 19 से 22% रहा करता। परंपरागत वोट में, हाँ संदीप, जो परंपरागत एंटी बीजेपी का बीएसपी का वोट था, उसमें एक दलित मतदाता या जाटव मतदाता एक वोट थे और दूसरे मुस्लिम मतदाता थे। मुस्लिम मतदाताओं ने एक तरह से उनको छोड़कर के पूरी तरह समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया। तो अब जो मायावती के पास में, बहुजन समाज पार्टी के पास में जो कोर वोट बचा है, वो कोर वोट अब ऐसा नहीं है जो शायद उनके पास से और छटकेगा, और कम से कम अगर छटकेगा भी तो समाजवादी पार्टी के खाते में जाने के लिए तो कतई नहीं छटकेगा, क्योंकि जो जमीन की हकीकत समझते हैं, सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, वो इस बात को समझ जाएंगे कि दरअसल ग्रास रूट पे जो लैंड होल्डिंग कास्ट ग्रुप्स हैं, जाट और यादव, और जो पेजेंट्री है या जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर है, उनके बीच में जिस तरीके का सामाजिक इक्वेशन है, उसमें ये लगभग बहुत ही मुश्किल, असंभव तो राजनीति में कुछ भी नहीं होता संदीप, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि जाटव मतदाता वो मायावती जी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के खाते में चले जाए, इसकी संभावना कम दिखती है। केवल अब ये बचता है कांग्रेस का वोट, जिसमें सेंध लगाई जा सकती है, जिसमें लगता है कि सभी को, इसीलिए आप देखिए कि हाल फिलहाल के समय में अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस से सेंध लगाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने बरेली के कांग्रेस के उम्मीदवार को तो लॉक स्टॉक एंड बैरल खा लिया और अपना उम्मीदवार बना के घोषित भी कर दिया। पहले कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया था, अगर मैं गलत नहीं, शायद सुनीता आयरन उनका जो नाम जी, और उनके पति जो थे वो बरेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके, सुप्रिया आयरन, उनको भी ले लिया है ना। दूसरी तरफ आज मायावती जी ने वही काम किया, इमरान मसूद साहब के भतीजे को या किसी को लेकर के, सेम वही चीज। तो ये दोनों लोग, और मायावती जी ने आज बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट कांग्रेस के खिलाफ दिया, बहुत जबरदस्त, कि ये वोट कटवा है, ये केवल और केवल भाजपा की मदद कर रहे हैं, मतलब वो पूरी तरीके से कांग्रेस के। तो ये अब लगता है सपा और बसपा दोनों को लगता है कि फ्लोटिंग वोट अब ये कांग्रेस के हिस्से में रह गया है, जिसको अभी हम अपनी ओर और पोलराइज कर सकते हैं। तो सारे लोग अब कांग्रेस के। ठीक है संजय, जो विश्लेषण यशवंत कर रहे हैं कि लगभग मन बना लिया है, मन बना लिया है, या अभी भी देखिए 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा, 7 मार्च तक ये प्रक्रिया चलने वाली है, या अभी बहुत गंगा और यमुना में पानी बहना बाकी है? देखिए, इसको खांचे में रख के देखा नहीं जा सकता है संदीप। ये जरूर है कि बड़ी संख्या में लोगों ने मन बना लिया, और सिर्फ ये यूपी की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों के चुनाव को देखें और देखें कि अगर मैं देखता हूं कि पिछले 10 साल में देश की राजनीति में क्या परिवर्तन है, कई तरह के परिवर्तन है, और एक परिवर्तन ये भी आया है, आज ऐसे मतदाताओं की तादाद ज्यादा है जो किस पार्टी को वोट देना इसका मन बहुत पहले बना लेते हैं। तकरीबन मुझे तो लगता है कि मैं अचंभित नहीं होऊंगा कि बड़ी संख्या में लोग इसका भी मन बना चुके हैं कि 2024 में किसको वोट देना है। तो ये जरूर है कि यूपी के चुनाव में भी बड़ी संख्या में लोगों ने मन बना लिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर व्यक्ति ने मन बना लिया है। नहीं, इसी में पहले मन बनाने पर ही रहते हैं संजय, लोगों ने मन बना लिया। तो पहले देखिए, जब हम विश्लेषण करते थे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो मन बनाने की बात आती थी एंटी इनकम्बेंसी की, जी सरकार के खिलाफ मन बना लिया। आजकल प्रो इनकम्बेंसी की गूंज ज्यादा सुनाई देती है। तो यूपी में ये मन बना लिया अगर लोगों ने, वो प्रो इनकम्बेंसी मूड है या वो एंटी इनकम्बेंसी मूड है? बिल्कुल कुछ देखने को नहीं मिलता स्पष्ट रूप से, तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि ये प्रो इनकम्बेंसी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। जब मैं कहता हूं लोगों ने मन बना लिया है, तो 2 तरह के मन बनाने वाले लोग हैं। एक जो सामाजिक समीकरण, जो इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बना रहे हैं
कि उन्हें लगता है कि दलितों पिछड़ों की अनदेखी हुई है, उनको नज़रअंदाज किया गया है, वो मार्जिनलाइज्ड है, वो हाशिए पे हैं और ये समय है उन्हें गोलबंद होने का और ये समय है बीजेपी को पछाड़ने का। तो कुछ लोगों ने तो ये समझ के मन बना लिया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। दूसरे ऐसे मन बनाने वाले लोग हैं कि चाहे जो कुछ भी हुआ हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कोरोना के समय में त्रासदी हुई, लेकिन भाई हमें तो अपने धर्म की रक्षा की लड़ाई लड़नी है, अपने धर्म के साथ खड़ा दिखना है। तो कुछ लोगों ने अपने धार्मिक आधार पर मन बनाया हुआ है। तो दो तरह के मुझे दिखाई पड़ते हैं वोटर। ये नहीं मुझे दिखता कि बीजेपी को हराना है इसलिए मन बना लिया या बीजेपी को जिताना है इसी के लिए मन बना लिया। तो प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी के ध्रुव पर तो मुझे बटे हुए वैसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ते। ये जाहिर है कि जो लोग समाजवादी पार्टी के वोट के लिए वोट करने का मन बना रहे हैं या बना चुके हैं वो तो चाहेंगे कि बीजेपी को हराना है। लेकिन जो एक प्राइम फैक्टर जो कहते हैं ना कि बिल्कुल धार क्या चीज की है, धार है जातीय एक तरह से समीकरण बनाने की और दूसरी तरफ धार जो है पैनापन जो है वो है कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हम मेजॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हमें इस पार्टी के साथ रहना है जिस पार्टी ने हिंदुओं का साथ दिया है, राम मंदिर बनाया है और इस पार्टी के साथ रह के ही हमारा उद्धार हो सकता है। इन ध्रुवों पर मुझे लोग मन बने हुए की आप बात कर रहे हैं कि मन तो बनाया है लेकिन वो दिख नहीं रहा कि मन किसकी तरफ बना है। तो क्या यह कहना सही होगा आशुतोष कि अभी लहर नहीं दिख रही है और ऊपर से नए अंदाज में चुनाव प्रचार प्रसार जो हो रहा है, वो भीड़, वो सड़कों पर लोगों की नारेबाजी, वो नहीं दिख रही है? तो क्या लहर नहीं पकड़ी जा रही है या अभी तक लहर नहीं बनी है, मन बना लिया है लोगों ने पर खुलकर नहीं बोल रहे? लहर पकड़ने की बात तो अतीत की बात हो गई है। उसका कारण यह है कि क्योंकि इतना ज्यादा शोर या कैकोफोनी है आज की तारीख में कि दरअसल हम बहुत सारी चीजों पे कन्विंस होने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लहर की बात तो आप छोड़ दीजिए। जो बात इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव में महत्वपूर्ण है वो ये महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में वहां पे हर पार्टी का अपना एक सॉलिड सोशल बेस है। अगर आप बीएसपी का देखें जिसको इस तारीख में सबसे कमजोर माना जा रहा है, तो उसके सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस में भी 2019 में उसके पास 19% वोट था। समाजवादी पार्टी के पास तकरीबन 22-23% वोट होता है। कांग्रेस पार्टी भी 6% में बैठी हुई है अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस अगर ले ले तो भी। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी के बीच में जो पूरी लड़ाई कही जा रही है, अगर यह सच्चाई है तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को ही कहीं और से वोट मिल रहा होगा। कहां से वोट मिल रहा होगा मैं कम से कम इस बारे में अभी पूरी तरीके से बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी का वोट 2012 में 15% से जंप करके अचानक 43% 2014 में होता है, फिर 2017 में उसमें 4% की गिरावट आती है और फिर 2019 में वो 50% में पहुंच जाता है। तो बीजेपी के वोट शेयर में भी वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ती है। लेकिन जो ओपिनियन पोल्स इस वक्त कह रहे हैं उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है। बेस्ट का मतलब यह है कि जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तब भी उनको 29% वोट मिला था, और अगर आज ये कहा जा रहा है ओपिनियन पोल से कह रहे हैं 35% के आसपास, 34% के आसपास अगर उनका वोट शेयर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो वोटरों का रुझान है वो कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। अब वो औसतन उस क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर गया जहां पे बीजेपी को हरा सकता है, ये सोचने वाली बात। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वोट सीटें जो है वो 100 सीटें नीचे आ सकती हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि 42% नीचे बीजेपी नहीं जा रही है, तो 100 सीटें तो घट रही हैं लेकिन वोट शेयर नहीं घट रहा। तो मुझे ये तर्क समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये कि बीजेपी का वोट शेयर भी घट रहा है, और वो 3% घट रहा है या 4% घट रहा है, ये मेजर करने की बात है, उसको संजय जी और यशवंत देशमुख ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ रहा है, बीजेपी का वोट शेयर घट रहा है, और बीएसपी को अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है कि सारे सफोलॉजिस्ट के लिए एक जिसे कहते हैं वाटरलू साबित होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बीएसपी का वोट शेयर इतना नहीं घटेगा जितना लोग प्रेडिक्ट करें कि 10% के आसपास आ जाएगी। विष्णु त्रिपाठी, गूंज नहीं सुनाई दे रही, कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, आकलन पर किए जा रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि वोटर ने मन बना लिया है अपना,
या अभी मन बनना बाकी है? तो अभी मुद्दे बदलाव आ सकता है। जो संजय कह रहे थे, एक तरफ जातीय समीकरण, दूसरी तरफ धार्मिक ध्रुवीकरण का पुट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में यह बदल भी सकता है? क्योंकि ये दरअसल किसी भी सरकार के लिए, यहां पर बीजेपी की सरकार है, पर जिस संकट काल, संक्रमण, आफत, आपातकाल में हम गुजरे हैं, उसमें सवाल तो कोई भी सरकार होती उससे सवाल पूछे जाते। सवाल तो हर सरकार पर खड़े किए जाते, और ये हमारे आप सबके की विचारधारा के आधार पर डिपेंड करता है कि हम ये आकलन करें कि अगर इसकी सरकार होती तो कोविड मैनेजमेंट कैसा होता, और उसकी सरकार होती तो कोविड मैनेजमेंट कैसा होता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं हालांकि सवाल खड़ा नहीं हुआ, लेकिन आशुतोष जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि बीएसपी, चूंकि मैं भी आपके फ्लैशेस देख रहा था जो आपका प्रोमो चल रहा था, बीएसपी का जो है उस पर मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर यह बात कहूंगा कि बीएसपी के वोट शेयर या वोट बैंक को कम करके आंकना गलतफहमी होगी, गलती होगी। क्यों? मैं दिसंबर के लास्ट वीक में इटावा, औरैया, खासकर भरथना और बिधुना के इलाकों में, वहां पर मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि जो बहन जी यानी मायावती जी यानी बीएसपी का जो वोट बैंक है, उनका जो अनुकरण करता है, उनका जो अनुयायी है, वो ये जान रहा है कि वो सत्ता में शायद आने की फिलहाल क्षमता में नहीं है, उनको वोट देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी उसका 100% वोट उनको जाएगा। क्यों जाएगा? उनका यह कहना है कि वो अभी भी मायावती जी में अपनी एक बहुत बड़ी ताकत को देखते हैं, और उनके हर जो ये दलित और वंचित समाज से जो लोग आते हैं और जो जिनके लिए आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उनके मन में हमेशा एक ये सवाल रहता है कि अगर मायावती जी राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं कमजोर साबित हुई तो आरक्षण डिप्रिशिएट होने लगेगा, लोग आरक्षण पर चोट करने लगेंगे। तो ये जो आरक्षण है, ये एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और उस पर जो लगे हुए फल हैं, उनकी वजह से मैं ऐसा पर उसमें विष्णु देखिए, जब हम परंपरागत वोट की बात करते हैं बीएसपी की, उसमें जाटव समाज तो है ही, लेकिन एक बड़ा पुट मुसलमानों का भी है। जो यशवंत कह रहे हैं कि मुसलमान छिटकेगा इस बार, तो वो जो 19 से 22% वोट बैंक उनका लगातार बना रहा है पिछले कुछ सालों में, दशकों में, उसमें सेंधमारी हो सकती है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहूंगा। वो इस दृष्टि से होना चाहूंगा कि हम जैसे जैसे दलित और वंचित समाज को जब हम मायावती जी या बीएसपी के सॉलिड वोट बैंक के तौर पर देखते हैं, उस समय हमको जो है उसी प्रवृत्ति के साथ हमें मुस्लिमों के बारे में देखने से शायद बचना चाहिए। जो मुस्लिम वोट मिलता है बीएसपी को या कभी कोई कहीं कहीं कांग्रेस को, रामपुर खास में या कहीं, तो वो तब मिलता है जब मुस्लिम वोटर ये देखता है कि इस स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो समाजवादी पार्टी या बीएसपी में से कौन बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। तो वो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो अगर उसको मुसलमान को लगता है या मुस्लिम को लगता है कि ये बीएसपी का कैंडिडेट बीजेपी को हराने की ताकत रखता है, तो बीएसपी की तरफ चला जाता है। तो वो प्रॉपर वे में या समग्रता में वो कोई बीएसपी का वोट बैंक नहीं होता है। ये हमेशा वो लोग रणनीतिक तौर पर इस तरह की यानी पोलिंग करते हैं। क्विक पॉइंट आशुतोष, आप इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे, 20 सेकंड जी। मैं कहता हूं कि ये जो बात है विष्णु जी कह रहे हैं, विष्णु जी की बात पे काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मुसलमान वोटर है स्ट्रेटेजिक लेवल पर सेकंड पॉइंट पे आ गया है। अब वो देखता है कि राज्य में कौन बीजेपी को हराने की स्थिति में है। जो पश्चिम बंगाल का उदाहरण है वो ये दर्शाता है कि राज्य में कौन हराने की स्थिति में है। जो पार्टी राज्य में हराने की स्थिति में होगी, लगभग उसी संदर्भ में ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुसलमान चूज करेगा किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना। बहुत खराब स्थिति में जाके ही वो किसी दूसरी पार्टी को चूज करेगा जिसके बारे में मानती है राज्य में बीजेपी को नहीं हरा सकती। शरद, हमने देखिए लगातार हम 2.5 महीने से जो चर्चा कर रहे हैं उसमें घूम फिरकर जातीय समीकरण, अगड़ा पिछड़ा या धार्मिक ध्रुवीकरण की बात पर बात अटक जाती है। आज भी हम ज्यादा चर्चा अभी तक उसी बाबत की है, लेकिन अब एक एस्पिरेशनल क्लास भी है। और MY फैक्टर की अगर हम बात करें, मैं मुस्लिम यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महिला और युवा की बात कर रहा हूं। महिला और युवा
महंगाई या बेरोजगारी, ये कितने बड़े मुद्दे हो सकते हैं? क्या इसके चलते भी वोट बैंक खिसकेंगे, शिफ्ट होंगे, जिसकी छवि क्या हम पूरी तरह से उसका आकलन कर रहे हैं अभी? नहीं, हम लोग उसको इतना नहीं देख पा रहे हैं कि कितना बेरोजगारी किस हद तक इम्पैक्ट करेगा। हम लोग खास सिर्फ बात कर रहे हैं धार्मिक मुद्दों की, सांप्रदायिक मुद्दों की, जातीय मुद्दों की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म एक सच्चाई है। 1989 के बाद से कोई भी चुनाव इसके बिना हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं भी इसको निगेट करके नहीं चलूंगा। जरूर बेरोजगारी और महंगाई एक सच्चाई है। कोई भी महिला, सबसे महंगाई का सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी महिला पर। तो और इस समय जिस तरीके से कांग्रेस ने एक नारा दिया है महिलाओं के पक्ष में कि महिला सशक्तिकरण का, तो उससे कुछ तो असर पड़ेगा। लेकिन बेरोजगारी जहां तक बात है, तो पहले भी बेरोजगारी थी, अभी भी बेरोजगारी है। पहले भी रोजगार लोग प्रॉमिस करते थे, अभी भी रोजगारों का वायदा किया जा रहा है। तो ऐसे में इसको देखे कितना ये असर करेगा, जातियों को कितना काटेगा, मुझे उसमें डाउट है कि जरूर असर करता है। लेकिन जब आदमी मतदान केंद्र पे पहुंचता है, तो वहां पहुंचते पहुंचते सबसे ज्यादा अपने जाति और संप्रदाय, उन वही मुद्दे लास्ट में रह जाते हैं। मैं आपको इसमें एक दो चीजें बताना चाहता था, जो बातचीत हो रही थी कि जो 1993 का चुनाव था, 1996 का, वो उत्तर प्रदेश में ऐसा वाटरशेड दो चुनाव थे कि उसी के बाद से उत्तर प्रदेश के चुनाव की धारा निर्धारित थी। 1993 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और बीएसपी को 11% वोट मिले थे, लेकिन सीटें मिली थी 67। और अगला चुनाव जो था उसमें बीएसपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस को 125 सीटें दी गई थी और बीएसपी ने 300 दी। लेकिन बीएसपी को फिर से 67 सीटें मिली थी और उसका वोट शेयर बढ़ के हो गया था 30%, 11 से 20%, और उसके बाद से 20% से नीचे वो नीचे आई ही नहीं है। तो ये जहां तक मैं समझता हूँ 1996 से लेके और 2022 तक 22 और 26 साल हो गए हैं और बीएसपी का वोट शेयर 20% से नीचे गया ही नहीं। चाहे सरकार बनी नहीं बनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी सीट लोकसभा में नहीं आई, फिर भी 20%। तो सब लोग जो कह रहे हैं, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि बीएसपी को हम लोग बहुत हल्के में नहीं ले सकते। नहीं, 20% वोट बैंक एक पार्टी के खाते में जा रहा है तो कमतर तो कतई नहीं आंक सकते। पता लगा 10 तारीख को यही चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन जाए। किसको? आप किसके लिए कह रहे थे? तो नहीं पाया। मैं कह रहा हूं 20% वोट बैंक भी बीएसपी का आता है, वही बरकरार रहता है, तो 10 तारीख को यही चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जिसको हम लोग टिकेट करके चल रहे हैं। अभी तक उसको हम बार बार कह रहे हैं कि बीएसपी का वोट बैंक लूज हो रहा है, 10%, 12%, 14%। तो मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जितना मुझे मालूम चल रहा है, तो बीएसपी ने कुछ जगहों पे बहुत ही अच्छे टिकट दिए हैं। बात करें अगर पिछली बार की, 2017 के चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटें मिली थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कम से कम 30 से 35 सीटों पे उसके कैंडिडेट सेकंड पोल किया था। 58 जो पहले चरण में है, 30 सीटों पर सेकंड नंबर पर थी बीएसपी, 2 सीटें ही जीती, पर 30 पर दूसरे नंबर पर। जी, यही मैं कह रहा था। तो इसलिए बीएसपी को टिकेट करके चलना। दूसरी चीज, जिस कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो पिछली बार 6% वोट जीती थी, तो इस बार 6 से तो ऊपर जाना है उसको। अब कहां तक जाएगी? 9%, 10%, 11, 12। अब ये जो हो जाएगी तो किसका वोट लेगी? और अगर बीएसपी अपना इंटैक्ट रखती है, तो
मतलब सारे समीकरणों पे जहां हम बात तो कर रहे हैं, बिल्कुल तो फ्लोटिंग सारे- वोट सारे- बैंक क्या समाजवादी पर जाएगा, सेंधमारी क्या बीजेपी पर होगी। लेकिन सुकेश, इन सब में देखिए, वोटर ने, मैं अभी ये समझना चाह रहा था, इसीलिए सबसे ये सवाल मैंने पूछा है, क्या यूपी के वोटर ने मन बना लिया है? वो एक सेकुलर ट्रेंड हम पिछले 2.5 महीने से पकड़े बैठे हुए हैं, और ऐसे में जो ये अगड़ा पिछड़ा मंडल कमंडल का खेल भी अब शुरू हो गया, उसमें बेरोजगारी या महंगाई, ये मुद्दे, इन मुद्दों पर क्या जाति हावी हो जाएगी? सोशल इंजीनियरिंग ही इंटैक्ट रहेगी? देखिए संदीप, पिछले 1-1.5 दशक में जो चुनावों को देखने का जो ट्रेडिशनल आउटलुक है, हमारा परंपरागत नजरिया जो है, उसमें बहुत बदलाव हुआ है। ये हम वोट बैंक किसको कहते हैं? जब अचानक से आपका वोट प्रतिशत बहुत बढ़ जाए, आप उसको वोट बैंक काउंट करना शुरू कर देते हैं। या आपको ट्रेडिशनली एक वोट मिलता था, वो वोट इंटैक्ट रहा, आप उसको वोट बैंक कहते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूं। 2010 का चुनाव बिहार का चुनाव था, और वहां भी जैसे यहां मुस्लिम यादव ट्रेडिशनली माने जाते हैं कि वो सपोर्टर हैं समाजवादी पार्टी को, आज तक वो सपोर्ट करते भी रहे हैं। वो वोट बैंक बहुत बड़ा चंक है। 2010 में वो चंक लालू यादव के साथ अगर था, तो वो 2010 के चुनाव में विपक्ष के नेता का पद भी हासिल नहीं कर सकते। कई सीटें नहीं, इतने वोट 10% सीट भी नहीं जीत पाए। देखिए, 10% सीट भी नहीं जीत पाए। आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लीजिए। आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, और उसने 50% से ज्यादा वोट लिए पिछले चुनाव में, उसके पहले भी। यह वोट बैंक नहीं है उनका, यह वो वोट है जो उनमें कॉन्फिडेंस रिपोज कर रहा है कि आप शायद हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं। यह सीधे सीधे गवर्नेंस से रिलेटेड मसला है। जब लोगों को यह लगने लगे कि यह सरकार हमारे लिए अच्छा कर सकती है, तो वो उसको वोट करते हैं। 2000 उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए। कई लोगों ने कहा, इसलिए मैं एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग कह रहा हूं, 2012 में जो वोट था बीजेपी का 14-15% वोट, वो 2014 में कितना हो गया, 17 में कितना हो गया, और 19 में बढ़कर कितना हो गया, 50% तक। 17 में कितना, 41% तक। वो कहीं ना कहीं आपको यह देखना पड़ेगा कि एक ऐसा क्लास है जिसको आप कॉन्फिडेंस देते हो, कॉन्फिडेंस जनरेट करते हो, और वो आपका चहेता बन जाता है, वो आपका वोटर बन जाता है। वो बहुत लाउड नहीं होगा। और एक एग्जांपल देता हूं, 2012 में हम लोग गुजरात में थे, और नरेंद्र मोदी अधिकतर जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन बीजेपी दफ्तर आया करते थे, उस समय भी आए थे। तो कुछ चुनिंदा जर्नलिस्ट थे, उसमें मैं भी था। सब लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या फीडबैक है आपका। मैंने भी उनसे पूछा कि हर बार जब हम लोग आया करते थे, चाहे वो 2002 था, 2007 था, हर चुनाव में एक वोकल वोटर का वर्ग मिलता था जो नरेंद्र मोदी के लिए चीयर करता था, जो बीजेपी के लिए चीयर अप करता था। उनको वो बताता था कि हमने बीजेपी को वोट किया है। मैंने कहा कि इस बार वो वोटर नहीं दिख रहा है। बोला नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो स्वतः हमारा अपना हो चुका। आप उसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप रिजल्ट वही देखेंगे। आप अगर इसमें कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी अमुक पार्टी का कोई वोट बैंक होगा ही नहीं, या उसके समर्थक नहीं होंगे। एक समर्थक वर्ग बनाने की कोशिश की है समाजवादी पार्टी ने, उस अम्ब्रेला को बड़ा बनाने की। क्या वो महिला, आज का ही मैं एग्जांपल लूं, आज भी जो योगी आदित्यनाथ हैं या बीजेपी की तरफ से जो चीजें सामने रखी जा रही हैं, वो नब्ज को छूने वाली। ये मीटिंग में चर्चा हुई है बीजेपी के कि आखिर हमें क्या करना है, इसकी काट कैसे निकले, कि अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग कर रहा है तो हमें कहां जाना चाहिए। तो आपने कहा, जो शरद जी से आप पूछ रहे थे कि ये मुस्लिम युवा, माफ कीजिएगा, महिला और युवा कहां जा रहे हैं। महिलाओं पे बहुत फोकस है बीजेपी का। जिस तरीके से मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था, तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किसको वोट करें, क्यों वोट करें। तो बीजेपी के ट्वीट में कहा गया है, योगी सरकार बहुत जरूरी है ताकि प्रदेश में कानून का राज रहे, हिस्ट्री सीटर थाने न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं,
माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चले। ये सब लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मसले हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि जो सरकार है वो हमारी सरकार है और हमारे लिए सोचती है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, पिछली सरकारों में ये नहीं था। अगेन बिहार से एक पैरेलल खींच के देखिए, वहां भी एक यही ध्वनि सामने आई थी जब तेजस्वी यादव बहुत तेज चल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे देंगे, तो सामने पैरेलल एक रखा गया कि यादव राज आ जाएगा, वो गुंडा राज आ जाएगा, तो ये राज बेहतर है। तो यहां भी साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि महिला उनसे न छिटकी, महिला उनकी तो बेनिफिशियरी भी है। मतलब महिला अभी उनकी यूपी को आज की लेकर तारीख जो में हम वो कर- आकलन कर रहे हैं, अभी बहुत पानी बहना है। फिर से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, गंगा और यमुना में अभी मुद्दे भी कॉन्क्रिटाइज कर रहे हैं। जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण तो हो रहा है, लेकिन क्या असल मुद्दे भी सामने आएंगे? और जो सेंधमारी हम अज्यूम करके चल रहे हैं, क्या वो होगी? बीएसपी को कमतर आंका जा रहा है क्या? कांग्रेस भी क्या अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है? तो वो बढ़ाएगी किस बिना पर? अभी तक तो यह माना जा रहा है कि बीएसपी कमजोर हो गई तो उसका वोट आ जाएगा एक पार्टी की तरफ, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी किसी और पार्टी के पास उसका वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन ये बरकरार रखते हैं तो वोट किसका छिटकेगा? और फ्लोटिंग वोटर ने क्या मन बना लिया है या वो इंतजार कर रहा है? जनता जनार्दन अभी इंतजार कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।